कैसे हैं आप सब। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही अभी मैंने जस्ट वीडियो खत्म कर दिया है, लास्ट पार्ट आपका खत्म हो गया है। तो अभी हम लोग आज सेकंड चैप्टर पे चलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या क्या पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बहुत जल्दी जल्दी आपको काम करना पड़ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पा रही हूँ मैं, बट इस तरह पढ़ाया भी नहीं जाता है। मैं सही से बताऊँ, आपको टाइम भी कम है, क्या करूँ, टाइम कम होने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी आपका काम किया जाता है कि आप ये कर लो, वो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली इसका यूज पढ़ लीजिए। तो यूज आपको पता है, सिंपली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या करते हो, केमिकल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल्स बनाते हो। तो दिस इज द मेन फोकस ऑन दिस चैप्टर कि क्या क्या आपका ब्रांच है, क्या आप कैसे करोगे। तो इसमें आपको मैं सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ठीक है। अब बात करें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बेटा, तो आपको बता दो नाम में लिखा हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपने जो फिजिक्स में सेल पढ़ते हो ना, उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जनरली। क्योंकि क्या होता है उसमें, आप क्या करते हो, सिंपली क्या करते हो, केमिस्ट्री या जैसे भी आप केमिकल्स का यूज करते हो, फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, मतलब बाहर से आपको सोर्स चाहिए होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या करना है आपको, केमिकल एनर्जी उठानी है। केमिकल एनर्जी को, मतलब कि जो केमिकल एनर्जी है उसको आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो याद रखिएगा सबसे पहला काम तो इसका यही होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये क्या करती है, देखिए लिखा हुआ है, कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी टू रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से स्टार्ट हो गया। जबकि इसके अपोजिट होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है इसका उल्टा काम करती है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। जैसे कि आप लोग फेराडे लॉ में भी पढ़ोगे, जब फेराडे वाले पढ़ोगे तो वहीं पे आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि कौन सी है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देखना है। आपको पता है हर एक सेल में एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में देना है कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे, तो जो आपका कैथोड होगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि जो आपका एनोड होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा उल्टा चलता है उससे, ध्यान से देख लीजिए। देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, दिस इज एनोड, ये क्या है, एनोड है, जबकि दिस इज कैथोड, ये क्या है, कैथोड है। तो आपको कैथोड देखिए कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, जबकि एनोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। अब बात ये आती है कि आपको चीज और देखना है, एनोड पे हमेशा आपका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, जो भी आपने केमिकल या मेटल लिया है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जबकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एनोड पे ऑक्सीडेशन, जबकि कैथोड पे रिडक्शन। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन वही रिएक्शन शो करती है जो हाईली रिएक्टिव हो, क्या हो, हाईली रिएक्टिव, जबकि रिडक्शन में आपकी लेस रिएक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आपने एग्जांपल लिया जिंक और कॉपर। देखिए ये बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप इग्नोर करके भाग जाते हो। आपको पता है जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, जिंक होता है ना, तभी तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो देखिए जो हाईली रिएक्टिव होगा उसका क्या बना होगा, एनोड, जबकि जो लेस रिएक्टिव होगा उसका क्या बना होगा, कैथोड। तो ये तीन बातें आपको 100% याद रखनी है। पहली बात मैंने क्या कहा, एनोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। दूसरी बात, एनोड आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से बना होगा, जबकि कैथोड आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट से बना होगा। नेक्स्ट मैंने क्या कहा, इसका काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को किसमें बदलना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ध्यान सुनिएगा, मैं आपको भी बता दूं कि आपको पता था कि जब एनोड है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसी में रिचर करती रहती हूँ और आप लोग को शायद क्लियर हो। तो देखिए एनोड है ना, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा, सही। जबकि कैथोड पे रिडक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा कि नहीं होगा। तो आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगा, तो अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, तो 100% इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा आपका, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एनोड पे निकल रहा है, तो एनोड से किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। लेकिन अगर पूछा जाए करंट किधर होगी, तो करंट आपकी क्या होगी, कैथोड से एनोड, यानी इलेक्ट्रॉन का मोशन एनोड टू कैथोड, जबकि करंट का मोशन किधर होगा, कैथोड टू एनोड। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब आइए इस फिगर को बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मैंने पूरा नहीं एक्सप्लेन किया, जो मैंने एक्सप्लेन किया ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन देखिए इस साइड बनाया गया है, मतलब कि एनोड से किधर, कैथोड की तरफ, जबकि ध्यान से देखिए आपका करंट की डायरेक्शन किधर है, कैथोड से एनोड की तरफ। तो एकदम बहुत लॉजिकली। अब तीसरी बात, इस सेल में और क्या खासियत है, इस सेल में देखिए आपने दो कंपार्टमेंट बनाए हैं, ये अलग अलग कंपार्टमेंट जो बने हैं ना, जिसमें एनोड और कैथोड डूबा है। तो याद रखिएगा जिसका आपने एनोड या कैथोड बनाया है उसी का आपको इलेक्ट्रोलाइट देना है। जैसे आपने यहाँ जिंक का बनाया, तो जिंक की एक इलेक्ट्रोलाइट इसमें पड़ी होगी, क्या पड़ी होगी, जिंक की इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसका रीजन क्या है मैं आपके आगे एक्सप्लेन करूंगी। सेम यहाँ कॉपर है, तो कॉपर का कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन पड़ा होगा, ध्यान से रखिएगा, पानी में घुला हुआ, ओके। नेक्स्ट आपका है साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, जब आप पढ़ोगे ना अभी
एक्चुअली देखो क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे जिंक का रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक ऑक्सीडेशन हमें एक सिंपल सी बात है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का लूज होना। तो यहाँ पे जिंक है, जिंक किसमें बदलेगा, जिंक +2 में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। और यहाँ कॉपर होगा, जो कॉपर होगा वो किसमें बदलेगा, कॉपर +2 से कॉपर में बदलेगा। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चीज को। तो देखिए जिंक +2 आपका यहाँ बन रहा है, तो सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन यहाँ से आसानी से जिंक अपना जाता रहेगा और यहाँ पे आपको कॉपर +2 किसमें मिलता रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर। तो इस वजह से आपका देखिए आयंस में डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, आयंस में। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूट्रलिटी थी, मतलब जो आयंस का नंबर था ऐसा मान सकते हैं, वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, उसी को मेंटेन करने आता है सॉल्ट ब्रिज। कौन आता है, सॉल्ट ब्रिज। ध्यान से सुनिएगा, तो सॉल्ट ब्रिज का काम आपसे पूछा जाता है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। आप में जो स्पेशली है उसको हम बोलते हैं वोल्टोइक सेल या गैल्वेनिक सेल। ये आपकी जिंक और कॉपर वाली ही आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपकी जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ध्यान से, मैंने इतनी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ओके ओके ओके, ये मैंने बता दिया। हाँ, इसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रिसिटी से ये उल्टा है, देखिए डिवाइस यूज फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर केमिकल एनर्जी बदल रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। अगर आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता तो उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोल देते हैं, स्पॉन्टेनियस। यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थर्मो में थी, उसमें आपने पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल ईज ना हो, मतलब बाहर से कोई हेल्प ना करना हो और वो काम अपने आप हो रहा हो, तो स्पॉन्टेनियस होता है। और अगर आपको हेल्प कर लेनी पड़े बाहर से तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उल्टा है ना इसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। यानी आपने क्या किया है, बाहर से सोर्स यूज किया है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब बात एक चीज ये की इन्होंने कि यही सेल है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अभी देखिए पहली वाली केस, चलिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन्होंने कहा ये गैल्वेनिक सेल है आपका। ओके, अब क्या किया है, कुछ कंडीशंस दी हुई है कि आपने यहाँ पे बाहर से ईएमएफ अप्लाई करना है, मतलब बाहर से भी आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी है। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक बात बोली गई कि जो गैल्वेनिक सेल है आप में, उसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, ये सेल का है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ओके, अब आपने क्या किया, बाहर से आपने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। ई एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल, आपने बाहर से एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, वर्क डन कर दिया। तो उन्होंने कहा है अगर बाहर वाला 1.1 वोल्ट से कम है, मतलब ई एक्सटर्नल आपका 1.1 से कम है, 1.1 से कम होने का मतलब अभी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये सेल बिहेव करेगी एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी तरह बिहेव करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि अभी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ना। इफेक्ट तब होगा या तो इसके बराबर हो या तो इससे ज्यादा हो। तो बाहर से आप दे तो रहे हो, लेकिन अभी क्या है, अंदर वाला ही पोटेंशियल, उससे खुद का सेल ईएमएफ ज्यादा है, इसलिए ये सेल बिहेव करेगी एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल। और सेम कहानी चलेगी जैसा आपने पढ़ा था। तो देख लीजिए आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। और याद रखिएगा जिंक डिसॉल्व हो जाएगा एनोड में, जबकि कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर बन रहा है। याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम दूसरी, अगर यहाँ पे सेम कहानी होगा, ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाए भैया, तो बाहर जो आप लगा रहे हो अगेंस्ट में काम करता है। बाहर हमेशा क्या करेगा, अगेंस्ट में काम करेगा। आपने जितना एनर्जी वो उसके पास खुद है, जितना उसके पास पोटेंशियल है, आपने उसके अपोजिट उतना ही पोटेंशियल बाहर से सप्लाई मार दिया। अगर आपने उतना ही पोटेंशियल बाहर से सप्लाई मार दिया तो नेट क्या हो जाएगा, नेट आपका जीरो हो जाएगा। और इस वजह से देखिएगा एक्सटर्नल अगर 1.1 वोल्ट के बराबर हो तो नेट जीरो हो जाएगा, तो वहां पे आई जीरो हो जाएगी। आई का मतलब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप, ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, तो जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा। और याद रखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिटर्न कुछ नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। तीसरा केस है कि आपने एक्सटर्नल वाला ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया आपने, एक्सटर्नल वाला ज्यादा कर दिया पोटेंशियल। देखिए आपने किसका, एक्सटर्नल ज्यादा कर दिया और जो उसका खुद का है ईएमएफ वो कम हो गया। तो आपको पता है एक्सटर्नल उसके अगेंस्ट में काम करेगा, तो ये सेल पूरा उल्टा काम करेगी। उल्टा मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल का उल्टा मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या हो जाएगा केस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखिए आपका एनोड कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज तो रहेगा। एनोड हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कहानी पलट जाती है। जो एनोड होता है वो कैथोड हो जाता है, तो कैथोड वो एनोड। इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका देखिए कैथोड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब जिंक क्या हो गया, वो कैथोड हो गया। मतलब कि इस केस में एक इंपॉर्टेंट बात, इस केस में जो कैथोड है वो हाई रिएक्टिव है, जबकि जो
जो एनोड है वो लो रिएक्टिव है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। एकदम उल्टा, अब आपको पता है करंट की डायरेक्शन किधर से हो जाएगी, उल्टा। देखिए जो आप पहले पढ़ रहे थे, जो पहले पढ़ते थे जिंक आपका एनोड था ना, तो उसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जिंक से कॉपर की तरफ करंट जाएगी। पहले क्या था, कॉपर से जिंक की तरफ करंट थी, और इलेक्ट्रॉन आपका कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा, तो ये कहानी रिवर्स हो जाती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं अभी कह रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पॉइंट था, बेसिक बेसिक मैं कवर कर रही हूँ, अभी मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ। अब मैंने दिया है गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल कुछ नहीं, मैंने अभी आपको बताया था कि आप में जो दी हुई है वो स्पेशली आपकी क्या है, जिंक और कॉपर वाली ही सेल है। कौन सी, जिंक और कॉपर। मैंने कहा था जिंक आपकी, अच्छा आप जो पढ़ने चल रहे हो इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि गैल्वेनिक इसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ओके, कोई दिक्कत कितने में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हो चुपके से, फिर निकल लेते हो, नो कमेंट्स नो कुछ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब इस सेल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको जैसे बता दिया, मैंने ये बताया कि आपको पता है जिंक, यहाँ पे देखिए जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिन्होंने रेडॉक्स पढ़ा होगा उनको एक बात क्लियर होगी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है कहीं पे तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब ध्यान से देखो, आपको पता है अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है वो प्लस चार्ज में, मतलब कार्बो के टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है या कोई प्लस चार्ज है जो न्यूट्रल बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, जिंक है ना, जिंक न्यूट्रल है, ये प्लस में जा रहा है, मतलब कि खुद का क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि कॉपर किसमें है, कैटायन है, और ये क्या कर रहा है, न्यूट्रल में आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इतनी बात आपको, ये मैंने इसलिए बताया, मैं बताती नहीं, इतना इसलिए बताया क्योंकि जिन्होंने रेडॉक्स नहीं पढ़ा वो उनके लिए बस इतना ही काफी है इस चैप्टर में, ठीक है। अब आपको पता है कि आप जब कभी भी पूरी सेल रिएक्शन पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे दोनों सेल को अलग अलग तोड़ना होता है, मतलब एनोड की अलग करनी होगी आपको रिएक्शन, और कैथोड की आपको रिएक्शन अलग करनी होगी। बात करें हम लोग एनोड की रिएक्शन, तो मैंने अभी बताया था एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कुछ नहीं करना है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको उठा लो, और कैथोड पे आपको करना है रिडक्शन। किसको अलग करना है, रिडक्शन को। भैया ध्यान से देखो, मैं अब इस रिएक्शन की अगर बात करूं तो आपको साफ साफ पता है कि एनोड में कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली। ये रिएक्शन आपकी किस में होगी, एनोड पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि ये रिएक्शन आपकी कहाँ होगी, कैथोड पे होगी। अब बात ये करते हैं कि आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी रिएक्शन में तभी बैलेंस मानी जाती है जब इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर होने चाहिए, मतलब ये जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ध्यान से देखो, जिंक ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है, जबकि यहाँ पे प्लस हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान सुनना है कि कोई भी अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन दी जाए तो उसको आपको हाफ हाफ करना है, मतलब हाफ रिएक्शंस में करना है। कौन सी, कैथोड और एनोड दोनों अलग वाली। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपकी बुक में एकदम अच्छे से किया गया है, मैंने कहा ना, ये देखिए कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है कॉपर, ये रिडक्शन है, कहाँ हो रहा है, कैथोड पे। अभी पहले आप पहचानिए वरना आपको भी दिक्कत होगा, आप सोचेंगे मैम थ्योरी पढ़ा रही है भैया, अभी इसी से न्यूमेरिकल आएगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट आप देखिए, जिंक से जिंक +2 कन्वर्ट हो रहा है, ये किसका है, एनोड का। अभी मैंने बताया ना, एनोड का। तो आप देखिए, इन्हीं को हम बोलते हैं हाफ सेल्स या रिडॉक्स कपल, मतलब ये जो आधी आधी रिएक्शन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कपल। मतलब कपल का ही तो काम कर रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये बिहेव करते हैं एज अ रिडॉक्स कपल। और इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रही हूँ, एनोड और कैथोड की जो हाफ सेल्स होती हैं उसी को जो आप लिखते हो आप उसको क्या बोलते हो, रिडॉक्स कपल। ओके, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हो तो मैंने आपसे क्या कहा, एक आप साल्ट ब्रिज लगाते हो, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि साल्ट ब्रिज की जरूरत कब नहीं होती है, जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम हो जाए, दोनों कंपार्टमेंट, मतलब कि एनोड और कैथोड वाले कंपार्टमेंट के इलेक्ट्रोलाइट अगर सेम हो तो वहां पे आपको सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, देखिए लिखा है बोथ द इलेक्ट्रोड डिप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट, तो ऐसे केस में सॉल्ट ब्रिज नहीं होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, ये बात आप रट के जाइए, आपके काम आएगी, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे ज्यादा आपका वो नहीं करूंगी, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने सॉल्यूशन लिया, चलिए एग्जांपल फिर से थोड़ा सा समझेंगे ये कि आपने क्या किया, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट आपने, इसके अंदर आपने क्या डाला है, इलेक्ट्रोड डाला, क्या डाला, इलेक्ट्रोड। मैं सिर्फ इलेक्ट्रोड बोल रही हूँ बेटा, मैंने आपको कैथोड बोल रही हूँ, एनोड आपने डाला। अब क्या होगा, आपको पता है इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, जब ट्रांसफर होगा तो इन दोनों के बीच में क्या जनरेट होगा, ईएमएफ भी तो जनरेट होगा, क्योंकि पोटेंशियल का भी तो चेंज आएगा।
आपने पढ़ा है कहीं पे चार्ज जाएगा तो चार्ज के जाने की वजह से वहां पे पोटेंशियल भी तो आएगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में जो ईएमएफ जनरेट होता है वही आपका होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत सारे बच्चे केवल ये जानते हैं लेकिन डिफिनेशन नहीं जानते। अभी आपका ईएमएफ आएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो डिफिनेशन में याद रखिएगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इन्होंने कहा है कि अगर सारे इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उनका कंसंट्रेशन हम यूनिटी कर दें, मतलब एक कर दें, क्या कर दें, अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन एक कर दें, क्या कर दें, यूनिटी 1 कर दें, उस टाइम पे ये जो आपका ईएमएफ है यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपको कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहली बात तो दोनों अलग अलग होते हैं, आप लोग बहुत कंफ्यूज। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। जबकि अगर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 कर दिया है तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफिनेशन एनसीईआरटी की लैंग्वेज 10 बार बोली जाए, देखिए अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही। जबकि अगर आपने क्या किया, जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज हाफ सेल, जितना हाफ सेल है उसको यूनिटी कर दें, एक कर दें, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वही क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहली बात तो ध्यान सुनिए, आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई सेल दिखाते हो, ऐसे लिख देते हो ना, ठीक। जबकि इसको आप क्या लिखते हो, ई नॉट सेल। क्या लिखते हो, ई नॉट सेल। ये तो सेल के लिए हो गया, लेकिन आप इसको ई नॉट से दिखाते हो जबकि ई से दिखाते हो। तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज और बोला इन्होंने कि जो आपका एनोड होगा, अभी मैंने कहा था ना एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज है। क्यों भैया, तो ये देखिएगा जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, इसीलिए उसको नेगेटिव दिखाते हैं, याद रखिएगा। और जो आपका कैथोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन, इसलिए उसको क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव। यानी कि एक बात क्लियर हो गया, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं ए और बी, ठीक, ए और बी में मैं ये बोल दूं कि इसका ईएमएफ है -2 और इसका है 0, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा, तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव वाला, जो जितना नेगेटिव है यानी कि जो जितना कम है, जो जितना नेगेटिव वो एनोड होगा, ये वाला आपको क्या होगा, एनोड होगा, जबकि ये वाला आपको क्या होगा, कैथोड। तो ऐसे पहचानने को भी आता है। एक क्वेश्चन आपसे ये कि अगर किसी, मान लीजिए फिर से ए है और बी है, एक का ईएमएफ -2 है और एक का है -4, तो इसमें एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, तो जो जितना नेगेटिव यानी नेगेटिव वाला एनोड और पॉजिटिव वाला उससे कंपेयर में कैथोड। तो ये एक तरीका है पहचानने का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमें निकालना है सेल का, किसका निकालना है, सेल का। कभी भी हमें सेल का ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, कभी भी आपको अगर निकालना है किसका, सेल का पोटेंशियल, देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। और आपने इसी को हम लोग सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ भी बोलते हैं, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड के लिए आपको काम करना होता है। अब देखिए इसको निकालने का एक फॉर्मूला, ई सेल मतलब ई राइट माइनस ई लेफ्ट। बेटा ई राइट, राइट मतलब आपका राइट में क्या है, दैट इज कैथोड, क्या है, कैथोड, यानी कि रिडक्शन वाला पोटेंशियल, ध्यान से समझिएगा। और ई लेफ्ट में क्या है आपका, ऑक्सीडेशन, दैट इज एनोड। तो आपको एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आपको कभी भी ई सेल यानी और स्पेशली आप ये कब यूज करोगे, जब आपको स्टैंडर्ड निकालना हो, स्टैंडर्ड वाले में आप यूज करिएगा, वरना आप धोखे में रह जाओगे, आपको काम नहीं होगा। फिर से सुनिए, अगर आपको स्टैंडर्ड वाला निकालने को बोलता है ई नॉट यानी स्टैंडर्ड वाला, तो आप फॉर्मूला लिखोगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो दिया रहेगा आपको, या फिर आप लिखोगे ई क्या लिखोगे, रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। अच्छा ध्यान से दीजिएगा, ये क्वेश्चन तभी लगेगा आपका, मैंने बताया ना, जब आपको दिया हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपकी बुक है, आपमें एक सीरीज दी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जो आपको डाटा दिया है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो ये कहानी रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ही लगेगी। रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल से मैंने निकाल के दिखाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप बहुत आसानी से काम कर लोगे, ठीक है। हाँ, इन्होंने शायद दिया नहीं है, कुछ चीजें नई बुक में काट दी है, मैं नई बुक से रिवीजन करा रही हूँ तो बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है, बट आपको पता होना चाहिए। आपका शायद गैल्वेनिक का दिया था, जिंक का दिया था रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपका दिया था -0.76
और कॉपर का दिया था आपका 0.34, ये दिया था आपका, ठीक है। इसी से आपने आंसर निकाला था, याद रखिएगा। अब आपको पता है ई नॉट निकालना है, क्या निकालना है, ई नॉट। तो आपको पता है कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कौन है आपका, 0.34 बनेगा था, पॉजिटिव वाला कैथोड होगा, माइनस एनोड कितना है, माइनस 0.76। जब आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 0.34 प्लस माइनस माइनस प्लस 0.76 और आपका आंसर आ जाएगा 1.14। ये बात पूछी जाती है और ऐसे ही निकाला जाता है। तो ये जो बात हुई है ना, दैट इज फॉर स्टैंडर्ड। किसके लिए बात हुई है, स्टैंडर्ड के लिए। अब हम लोग बात करेंगे अभी कि अगर हमें निकालना है कि जैसे अगर मान लो हमें कोई एक सेल अकेली दी हुई है या किसी एक एलिमेंट का या किसी मेटल का हमको ईएमएफ निकालना है स्टैंडर्ड, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या यूज करते हैं, रेफरेंस। और ये रेफरेंस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे। क्या यूज करते हैं हम लोग, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट टर्म में बहुत अच्छे से, फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। तो आप लोग देख रहे हो ना, बस इंपॉर्टेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। 100% 10 बार वीडियो देख लो, गारंटेड बता रही हूँ, नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आ जाएगा। और फिर अगर जिसको तैयारी करनी है, मैंने कहा ना जिस लेवल की तैयारी करनी है, तो पहले आप बेसिक करो। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम तो सिर्फ बेसिक पढ़ाती हूँ, भैया मैं बेसिक पढ़ाऊंगी, ठीक, मुझे लगता है बेसिक से ही काम हो जाता है। क्वेश्चंस आप करो, क्वेश्चंस करो, रियल क्वेश्चंस करो, किसी के मॉड्यूल से मत करो, कोई बनाए हुए क्वेश्चन मत करो। आप चुपचाप उठाओ, एक अच्छी किताब लो जैसे कि प्रीवियस ईयर, वही पेपर उठाओ, उससे काम करो, आपका काम होगा। तो चलिए, ये आपका काम हो गया आई थिंक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मैंने स्टार्ट कर दिया है आपके कहने के अकॉर्डिंग। तो आप लोग बस पढ़ते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। हे बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। ये आपका सेकेंड वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आपका पहले वीडियो में मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया, डिफिनेशंस क्लियर कर दी हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लियर कर दी है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वो हम किसके रेफरेंस में निकालते हैं। मतलब कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, जैसे अभी आप क्या कर रहे थे, जब आपने क्या लिया था, एक कैथोड लिया था, ठीक है, और एक क्या लिया था आपने, एनोड लिया था। ओके, आपने यहाँ पे दो अलग अलग क्या लिया था, एलिमेंट लिया था, दो अलग अलग एलिमेंट लिया था। आपको पता है, एक एलिमेंट ए ले लिया आपने, एक आपने क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। तब आप क्या करते थे, अगर आप इनके और इनके बीच का डिफरेंस निकालते थे तो आपको, आप लोग उसको क्या बोलते थे, ईएमएफ, क्या बोलते थे, ईएमएफ। या फिर अगर आप स्टैंडर्ड यानी यूनिटी कंसंट्रेशन ले रहे थे इलेक्ट्रोलाइट की, तो आप उसको बोलते थे स्टैंडर्ड ईएमएफ। बट अब बात ये है ना कि अगर आपको ए और बी, जैसे आपने क्या लिया था, कैथोड आपने कॉपर लिया था और एनोड आपने क्या लिया था, जिंक लिया था। लेकिन अब हम बात करें कि अगर हमें केवल एक सेल का, किसी एक हाफ सेल का ईएमएफ निकालना है, क्या करना है, जैसे हमें कॉपर और जिंक है तो हमने सेल का निकाल लिया कॉपर से, ठीक है, या जिंक से। लेकिन अगर हमें केवल जिंक का निकालना है या केवल कॉपर का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आपने और भी दिया कि एलोमेल मरकरी का होता है, लेकिन आपकी जो बात है वो ये है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है, हाइड्रोजन। तो हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। याद रखिएगा, इसका यूज जो हम करते हैं वो किसी दूसरे सेल का क्या निकालने के लिए, देखिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये किसी भी दूसरी सेल का क्या बताएगा, ईएमएफ बताएगा। क्या बताएगा, ईएमएफ। अब ऐसी बात आती है, अरे मैम इसी को क्यों लिया गया, तो बेटा इसका एक सीधा सा रीजन ये है कि जब आप इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ देखोगे, हाइड्रोजन का जब आप स्टैंडर्ड ईएमएफ देखोगे तो लगभग वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो अब आप मेरी बात सुनो, अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन के साथ आई, मैं किसके साथ आई, हाइड्रोजन के साथ, और मेरा डाटा जो ईएमएफ काउंट किया गया, वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग दी या गैल्वेनोमीटर ने जो रीडिंग दी, वो मान लीजिए दिया 0.34। क्या दिया, 0.34। तब आपको पता है कि ये जीरो है और आया कितना है, 0.34। इसका मतलब ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो कुछ पार्टिसिपेट कर नहीं रहा ईएमएफ के लिए, यानी मेरा ही क्या होगा, मेरा कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा पता चल जाएगा, दैट इज 0.34। तो याद रखिएगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह इसका यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इसका ईएमएफ क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, सॉरी, इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ जीरो होता है। अच्छा, दूसरी बात, आप कभी भी बात करोगे, देखिएगा, जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर, मतलब हर एक टेम्परेचर पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, क्यों, दो, अब देखिए इसको दो तरीके से आप यूज करोगे, ध्यान से देखो, H प्लस है, H प्लस में आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, मतलब ये जो रिएक्शन दी हुई है आपकी रिडक्शन की दी हुई है, किसकी दी हुई है, रिडक्शन की, मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड। और आप कभी भी निकालते भी हो जो आपकी क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज है, वो स्पेशली किस पे बेस्ड है, वो आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे ही बेस्ड है।
तो ऐसा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके सेटअप की, हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं कि ये बना कैसे होता है। तो देखिए दो चीज मैंने आपको बताई कि स्टैंडर्ड का नाम ले तो हाइड्रोजन याद रखिएगा, कैसा बना होता है, कैसे बना होता है, तो इसका आपको दो तरीका ध्यान देना है। हाँ, थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन भी आपसे पूछ लेता है, क्या पूछता है, रिप्रेजेंटेशन। तो आप ध्यान से रखो, मेरी बात सुनो, आप रिप्रेजेंटेशन आपकी ये है, कैसे आएगी मैं बताती हूँ। इधर आप एक देखिएगा, ये फिगर दिया हुआ है, ये आपका फिगर दिया हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कुछ नहीं बेटा, ये देखिए ध्यान से, क्या है, आपने एक पूरा सेटअप बनाया ग्लास का, ठीक है, उसके चारों तरफ आपके जैसे आपने सॉल्यूशन डाल रखा है। इस सॉल्यूशन में ध्यान से देखिए, जो आपका है वो 1 मोलर क्या है, H+ मतलब आप इसमें आपके बुक में दिया रहता है 1 यूनिट या 1 मोलर यूनिट ऑफ HCl कंसेंट्रेशन। आपने सॉल्यूशन डाल रखा है, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, H2 गैस पास करा रहे हो। आपने एक यहाँ पे क्या यूज किया है, इलेक्ट्रोड आपका प्लैटिनम होगा। आपको पता है प्लैटिनम कैसा होता है, इनर्ट होता है। क्या होता है, इनर्ट होता है। तो ये इन दोनों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, ये अकेले अपना इनर्ट पड़ा रहेगा, और जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी वो H2 और H+ के रेफरेंस में देखने को मिलेगी। तो कभी भी याद रखिएगा कि आपको अगर कभी भी रिप्रेजेंट करने को आए तो आपको पता है आपने क्या यूज किया है, प्लैटिनम यूज किया है, वो भी सॉलिड स्टेट में होता है, वायर के फॉर्म में। ओके, तो देखिए प्लैटिनम सॉलिड लिखा हुआ है। फिर आपने कौन सी गैस पास कराई बेटा, H2 गैस। ध्यान रखिएगा, यूनिटी वाली कंडीशन इसमें चलेगी, यानी प्रेशर भी क्या होगा, 1 बार होगा, और कंसंट्रेशन भी क्या होगा, 1 मोलर। मेरी बात ध्यान सुनेगा, रेफरेंस में हर एक चीज क्या चलेगी, यूनिटी चलेगी। मतलब प्रेशर क्या होगा, 1 बार, और आपका क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन होगा एसिड का कितना, 1 मोलर। ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए आपको पता है H2 किस में बदलेगा, H2 आपका किस में बदलेगा, H+ में। तो एक दो कहानी है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए आपका रिप्रेजेंटेशन है, आपसे क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन बताओ, ये पक्का मैं बता रही हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखिए लिखा है प्लैटिनम को कोट किया जाता है, प्लैटिनम ब्लैक, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बबल कराई जाती है। जो आप क्या लेते हो, हाइड्रोजन का हमेशा यूनिटी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब प्रेशर भी 1 यूनिट होना चाहिए, कंसंट्रेशन भी HCl का क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये बिहेव करती है एज अ स्टैंडर्ड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज और ध्यान से रखिएगा, इन्होंने कहा है कि अगर आपको दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, ये दोनों की तरह बिहेव करती है, दोनों इन द सेंस दिस इज बिहेव एज एनोड एज वेल एज कैथोड। अब कैसे हमें पता चलेगा कि एनोड और कैसे कैथोड, तो देखिए अपने से रिएक्टिव मेटल्स इसके साथ आएंगे। अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव आ रहा है, लाइक जिंक आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, तो फिर आपको पता है कि हाइड्रोजन बिहेव करेगा एज अ कैथोड। लेकिन अगर इससे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हो आगे नेक्स्ट टाइम में, तो आप याद रखिएगा कि ये बिहेव करेगा एज अ एनोड। तो देखिए लिखा हुआ है दोनों कंडीशन में, दोनों चीजों में ये बिहेव करती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, अगर हमें निकालना है E0 तो कुछ नहीं करना, आपको पता है ER माइनस EL। R आपको मैंने उस दिन बताया था कि कैथोड, R कैथोड मतलब कि राइट में होता है, और एनोड आपका लेफ्ट में होता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्होंने यूज किया है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या लिया है, 0 लिया है। तो देखिए कितना आया है, ये 0 कितना आया है, 0 लेकर के, तो आपको सीधे सीधे ER मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ER। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन दिखाया है, क्वेश्चन ये है कि मेजर करना है आपको। अगर मान लीजिए इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए आपको हाइड्रोजन लगा करके मेजर करना है, तो पहले ध्यान से देखिएगा आप मेरी बात। यहाँ पे आपको ये देखना है कि H2 किसमें बदल रही है, H2 आपकी किसमें बदल रही है, H+ में। मतलब साफ साफ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन से ही पहचानना है कि आपको कैसे पहचानना है, इसको ध्यान रखिए। अभी मैं सेल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताती हूँ। ओके, तो देखिए आपने क्या किया है, देखिए हाइड्रोजन किसमें बदल रहा है, H+ में, जबकि कॉपर +2 किसमें बदल रहा है, कॉपर में। मतलब ये क्या है, रिडक्शन है, आपको पता चल गया। और ये क्या है आपका, ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है कि फॉर्मूला अगर E सेल निकालना है तो आप क्या करोगे, E राइट मतलब क्या, रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। आप करते हो ना, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। कॉपर का डाटा आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 0.34 माइनस E ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका है, 0, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका डाटा कितना होता है, 0 होता है, तो -0 = 0.34। यहां से एक बात निकल के आई कि कॉपर का EMF कितना होगा, स्टैंडर्ड EMF 0.34, वो भी पॉजिटिव में। किसमें, पॉजिटिव में। इसीलिए कॉपर हाइड्रोजन के साथ बिहेव करेगा एज अ कैथोड, जबकि जिंक के साथ बिहेव करेगा एज अ एनोड। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए और आपको ये काम करना भी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव वैल्यू ये बताती है कि कॉपर आयन का रिडक्शन होगा, और ये सब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको इंपॉर्टेंट देखना है जो मैं अभी बताते जा रही हूँ। अब यहाँ पे सेम देखिए, जिंक के साथ यूज होगा तो एकदम अपोजिट,
जिंक के साथ ओवरऑल रिएक्शन, जिंक का मैंने पहले ही बताया था मैंने, -0.76। अब बात ये आती है कि बेटा अगर आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या है सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं कभी भी आपको बताऊं एकदम आसानी से आप समझ जाइए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे, आपको क्लियर होगा कि हम सेल को किसी तरह रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं सेल रिप्रेजेंटेशन की, सेल रिप्रेजेंटेशन की, तो आप ध्यान से देखिएगा, पहले आप एनोड वाली रिएक्शन लिखते हो, फिर आप कैथोड वाली रिएक्शन लिखते हो, बस। अब इसके अंदर भी ये जो डबल स्लैश लगा है, ये जो डबल स्लैश आपको लगाया मैंने, ये डिनोट करता है आपका सॉल्ट ब्रिज। क्या डिनोट करेगा? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बात कर रही हूँ, ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि अगर हमें लिखना है एनोड में भी हमने ये लिख दिया, अब बात करें एनोड की, तो हमेशा यहाँ पे ऑर्डर आपको फॉलो करना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इधर भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। एक एग्जांपल आपसे गैल्वेनिक सेल का मैं लिखूं अगर, तो जिंक आपको पता है कॉपर +2, ये बदलता है आपका जिंक +2 में और कॉपर में। सही, आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से, आपको पता है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक से जिंक +2 में, यानी ये क्या है ऑक्सीडेशन, तो पहले यही लिखा जाएगा, और कॉपर +2 से कॉपर में क्या हो रहा है रिडक्शन। तो अब देखिए ध्यान से, ये तो बात आपको पता लगे कि मतलब जिंक वाली रिएक्शन पहले लिखी जाएगी। बेटा बात ये है ना कि जिंक में रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट आपका जिंक है, तो आप क्या लिखोगे जिंक, फिर स्लैश लगाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोडक्ट क्या है जिंक वाला, जिंक +2, तो आपने लगा लिया, फिर डबल स्लैश, क्या करोगे आप डबल स्लैश ये वाला, कैथोड में आ जाइए, रिएक्टेंट क्या है आपका कॉपर +2, कॉपर +2, और इधर क्या है कॉपर। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनकी फिजिकल स्टेट की को भी मेंशन कर देते हैं, जैसे जिंक क्या है सॉलिड है, और ये क्या है एक्वस है, या आपको दे रखा होगा कॉपर +2 एक्वस है। ठीक है, और कॉपर क्या है सॉलिड है, तो इनकी स्टेट भी मेंशन की जाती है। दूसरा इसमें और क्या मेंशन कर सकते हैं हम, कंसंट्रेशन, क्या मेंशन करते हैं, ये जो आयंस है एक्वस, उसमें इनकी कंसंट्रेशन भी मेंशन होती है, इसकी और इसकी कंसंट्रेशन, याद रखिएगा आयंस की कंसंट्रेशन मेंशन होती है। तो ये आपका होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है सॉलिड की, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, यूनिटी क्या ले लेते हैं 1। ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, आगे अभी नेक्स्ट इक्वेशन में इसका यूज होगा। तो दिस इज द वे ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा ये हाफ सेल है, आपको पता है अलग अलग रिएक्शन इन्होंने दे रखी है, आपको सेल रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है सेल को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए H+ किस में जा रहा है H2 में, आपको पता है ये रिडक्शन है, क्या है ये रिडक्शन है। सेम देखिए ब्रोमीन किस में जा रहा है Br- में, ये भी क्या है आपका रिडक्शन है, क्या है रिडक्शन है। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा ध्यान से कि क्या ये सही है, अगर ये सही है तो क्या गड़बड़ आ रहा है। तो उन्होंने एक बात बोला, दोनों ही रिएक्शन रिडक्शन वाली हो गई है, तो हमें लिखना है हाफ सेल रिएक्शन, जैसे ब्रोमीन की। अच्छा, ये तो इन्होंने इलेक्ट्रोड लिख दिया है, क्या लिख दिया है इलेक्ट्रोड। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब आप कभी भी इनर्ट इलेक्ट्रोड अकेले के लिए लिखोगे तो प्लैटिनम ले लेते हैं, गैस वालों के साथ प्लैटिनम लेते हैं, इसलिए इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसमें मुझे लगा था शायद रिप्रेजेंट करना, बट रिप्रेजेंट नहीं करना, ये भी रिडक्शन ये भी रिडक्शन, याद रखिएगा। ओके, हाफ सेल रिएक्शन में देखिए ब्रोमीन ऐड हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कोई खास बात इसमें है नहीं, आपको भी पता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव, देन हार्डन गैस इज मोर स्टेबल एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ द स्पीसीज। मतलब कि अगर नेगेटिव है, अगर आपका कोई स्पीसीज आपने लिया है उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है, तो आप याद रखिएगा उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, जबकि हाइड्रोजन का क्या होगा रिडक्शन, क्योंकि H2 ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये याद रखिएगा, बस इसी वजह से ये रीजन है, और कोई खास चीज यहाँ पे पढ़नी वढ़नी है नहीं आपको। ज्यादा मत पढ़िए, पढ़िएगा अभी नहीं, पढ़िएगा नो डाउट, आपको नीट आईआईटी के लिए पढ़ना पड़ेगा, बट मैंने क्या कहा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड वालों के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, 100% मेरे ऊपर भरोसा करिए, बोर्ड में आपको काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, अगला जो टॉपिक है इसमें नर्स्ट इक्वेशन, क्या है नर्स्ट इक्वेशन। भैया बात ये करते हैं नर्स्ट इक्वेशन, तो एक चीज ध्यान सुनिएगा, अभी आपने पढ़ा था E0 सेल निकालना, क्या निकाला था E0 ऑफ सेल निकाला था, तो उसमें आपने क्या करा था E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ये पढ़ा था ना आपने। अब याद ध्यान से देना, ये आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ है, मैंने आपको बताया ना स्टैंडर्ड रिडक्शन ईएमएफ, यही है ना आपका। लेकिन तो फिर बात आई जब हम ईएमएफ निकाल ले रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत है, सबसे पहला डिफरेंस यही आता कि नर्स्ट इक्वेशन की क्या जरूरत है हमको। तो बेटा मेरी बात ध्यान सुना, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, क्या हो गया, जो केमिकल स्पीसीज अपने नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, बात करें अगर हम किसी सेल का, फिर भी हमको निकालना है, अगर हमें सेल का क्या करना है ईएमएफ निकालना है, केवल सेल का ईएमएफ निकालना है, स्टैंडर्ड नहीं, क्या निकालना है ईएमएफ निकालना है।
मैं 10 बार बोल रही हूँ, स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं, ईएमएफ निकालना है तो आप यूज करोगे नर्स्ट इक्वेशन। क्या यूज करोगे? नर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है। मेरी बात ध्यान सुनिए, इन्होंने कहा आप में जैसे दो स्पीसीज उन्होंने लिया है, दो स्पीसीज में आपको देखिए जो भी आप निकालते हो वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, मतलब रिडक्शन वाला ही होता है, ऑक्सीडेशन वाला नहीं होता है। आपकी जो बुक का क्राइटेरिया है, जो लिमिट है, वो रिडक्शन से ऑक्सीडेशन नहीं है। इसलिए कुछ 12th वाले ऐसे भी हैं, मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ऑक्सीडेशन दे देता है, आप में नहीं आता है। मैं बता रही हूँ ये थोड़ा सा हायर चीजें हैं, तो उनको बिल्कुल आप परेशान ना होइए, जो आपकी बुक में वो पढ़ो। तो उन्होंने कहा है अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखना है एग्जाम्पल, तो उन्होंने कहा एक ये रिएक्शन लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक रिएक्शन लिखी हुई है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि अगर हमें किसी भी सेल का ई सेल निकालना है तो उसका स्टैंडर्ड हम ले लें, स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ माइनस, ठीक है ध्यान सुनिएगा, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन एफ एल एन नेचुरल लॉग एंड दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ, यहां पे आप लिख लो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आपका काम हो जाएगा। क्या लिखोगे आप? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में करते थे, थोड़ा बहुत आपने किया होगा, तो वैसे आपको काम करना है। अब बेटा यहाँ पे थोड़ी सी बात सुनिएगा ध्यान से, ये तो आपको पता है कि उस सेल का क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका क्या है, टेम्परेचर है, ये गैस कांस्टेंट है, और एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सचेंज हो रहे हैं, और एफ है आपका फैराडे कांस्टेंट, क्या है, फैराडे कांस्टेंट। आपको पता है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप किससे निकालते हो, फैराडे कांस्टेंट से, तो ये आपका है फैराडे कांस्टेंट। ओके, अब बात मैंने आपको बताया, जैसे अगर एक एग्जांपल दिया, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए, फिर मैं जैसे बता रही हूँ आप फॉलो करते चलिए। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए हमने देखा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, एन, यानी कि एन, तो आपको पता चल गया एन ही रहेगा। अब देखिए उन्होंने लिखा है इस सेल का हमको ईएमएफ निकालना है, तो देखिए ईएमएफ हमने लिख दिया, इससे कोई घबराएगा नहीं, ये केवल सिंबल है क्या हो रहा है, ये दिस इज द सिंबल फॉर रिडक्शन। ध्यान से देखिए एम एन किसमें बदल रहा है, एम में, तो ये सिंबल है, कोई भी बच्चा इसमें परेशान नहीं होगा। आप चाहो तो ई सेल लिख लेना, कोई खास बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर आप देखो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में भी वही सिंबल है जो आपका सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आर टी, आर आपको बता दिया, टी बता दिया, एन एफ एंड एल एन, एल एन फॉर नेचुरल लॉग, और यहीं पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं लॉग निकालने में, तो अभी रुक जाइए, बिल्कुल परेशान ना होइए, आज मैं केवल नर्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट टाइम आपको एक दो न्यूमेरिकल करा दूंगी ताकि आपका काम हो जाए। ठीक है, अब देखो आप एम आपका प्रोडक्ट, मैंने कहा था ना दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट, मैंने कहा ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, अब आपको पता है एम जो है वो सॉलिड स्टेट में है, एम किस में है, सॉलिड स्टेट में, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा 1, मतलब इसको आप हटाओ और सीधे देखो आप ध्यान से ये लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, देखिए अगर आप देखिए ध्यान से तो यही तो लिखा है ना, देखिए एम की जगह इन्होंने 1 कर दिया, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं किया ना, एम की जगह क्या कर दिया, 1 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको पता है इन्होंने कहा कि ये पहले ही हमको पता चल जाता है कैथोड बने एनोड से, आर गैस कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट है, आप फैराडे कांस्टेंट अपने न्यूमेरिकल के लिए 96500 ही लीजिएगा, मैं अभी बता दे रही हूँ, आप फैराडे कांस्टेंट 96500 ही लीजिएगा क्योंकि यही आप में काम आएगा। ओके, टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है, तो ये सब तो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इन्होंने सेम कहानी की है दूसरी रिएक्शन के लिए, दूसरी रिएक्शन के लिए सेम, अगर इन्होंने कहा है, आप मेरी बात सुनिएगा, इन्होंने दो अलग अलग सेल के लिए, पहले इन्होंने देखिए किसका निकाला, फॉर कैथोड, कैथोड पे आपको पता है कॉपर +2 क्या करता था, 2 इलेक्ट्रॉन लेता था और किसमें डालता था, कॉपर में ना, यही तो आपने पढ़ा था, आपको पता था ये सॉलिड है। तो अगर मैं पहले के अकॉर्डिंग लिखूं तो आपको पता है ई सेल ऑफ कॉपर, दिस इज सिंबल, कॉपर +2 किसमें डाल रहा है, कॉपर में, ध्यान से देखिए रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो ये रिडक्शन का तो सिंबल है, तो याद रखिएगा, ई नॉट सेल ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड जो आपको पता है -RT/F, एन देखिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एन की जगह 2 लिख दिया, एलएन आपको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था, तो प्रोडक्ट क्या है आपका कॉपर, वो भी सॉलिड, तो ये 1 हो जाएगा, और कॉपर +2 क्या हो जाएगा, एक्वस, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। सेम इन्होंने किसके लिए लिखा है, एनोड के लिए लिखा है, किसके लिए, एनोड के लिए, ध्यान से देखिए एनोड पे भी आपको क्या रिडक्शन ही लिखना है, तो ई नॉट सेल हो गया, दिस वन एंड दिस वन, और लॉग। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना होगा कि आपको ये एनोड आपको पता है ना, रिएक्शन लिख दूं मैं पहले, एनोड की रिएक्शन क्या थी आपकी, अगर मैं लिखूं जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें बदल रहा था,
जिंक में। किसमें बदल रहा था? जिंक में। अब बच्चे कुछ ऐसा सोचेंगे मैम ऐसा क्या कर दिया आपने तो उल्टा था वहां पे। तो ये एनोड उसने बता दिया है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तभी तो अभी माइनस करेंगे ना, ये कहानी तो थी ना, आपके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी तो चेंज हो रहे थे, उल्टा रिएक्शन मत देखिए, कहानी तो यही थी ना। तो आपको यही लिख देना है फटाक से, इसकी आपको नर्स्ट इक्वेशन अलग लिख लेनी है। फिर इनमें से क्या करना है, ई सेल आप कैसे निकालते थे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड ये था, एनोड ये था, आप माइनस करो, फटाक से आप क्या करोगे, माइनस करोगे। अब देखिए जिनको यहाँ डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो रही है कॉपी पेन लेके बैठेंगे, मैं पूरी बात एक एक एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए मैंने आपको पढ़ाया ई सेल क्या था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, था कि नहीं? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन थी, कॉपर वाली, एनोड पे कौन सी थी, रिडक्शन वाली। ये डेरिवेशन है नर्स्ट इक्वेशन की, ओके। अब देखो कॉपर वाला आपने ये लिखा ई नॉट माइनस दिस आर टी एल एन दिस, और देखिए एनोड वाली मैं अलग कर दे रही हूँ, ये देखिए किसकी है, कॉपर वाली है, और ये किसकी है, एनोड वाली है, मतलब कि जिंक वाली। लिख लिया ना? अब आपको पता है, अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं यहाँ से कुछ चीजें निकालनी बाहर, तो देखिए दिस ई नॉट ऑफ कॉपर एंड ई नॉट ऑफ जिंक, ये मिल गया ना एकदम। आप देखिए यहाँ से ये उठा लीजिए, यहाँ से ये उठा लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, फिर देखिए क्या बचेगा, कॉमन माइनस आर टी और एल किसके फॉर्म में, कॉपर माइनस एल जिंक, बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आपको पता है कि अगर कोई भी वैल्यू, देखिए नहीं पता तो सुन लीजिए, अगर आप कोई भी वैल्यू लॉग में क्या करते हो, माइनस करते हो, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या करते हो, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो बेटा तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है डिवीजन में। किसमें कन्वर्ट होता है, डिवीजन में, ये बात ध्यान से रखिएगा, मतलब उसको आप क्या कर दो, डिवीजन। तो ध्यान से देखिए ये तो पता है कि ये आपने पहले पढ़ रखा है, आपने पढ़ा था ना, ई नॉट ऑफ कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक, या फिर ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल। क्या हो गया, ई नॉट ऑफ द सेल, हो गया कि नहीं हो गया? आरटी अपॉन एनएफ कॉमन है, ले लिया हमने, एलएन कॉमन है, ले लिया। अब मैंने बताया ना यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट, तो जिसमें माइनस का साइन है इसको आप ऊपर ले जाओ, जिंक ऊपर चला जाएगा आपका, और कॉपर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई डेरिवेशन, क्या हो गई, डेरिवेशन, ठीक है, एकदम स्टेप टू स्टेप फॉलो करते रहिए। लेकिन अगर हम बात करें न्यूमेरिकल के लिए, तो अगर आपका 298 केल्विन दे रखा है, क्या दे रखा है, तो एक चीज तो पहले ये कि टेम्परेचर अगर आपका 298 केल्विन दे रखा है और लॉग में कोई डाटा दे रखा है, तो आप क्या करोगे, एलएन को आप कन्वर्ट करोगे लॉग बेस ई में। किसमें, लॉग बेस ई आपके 10 में होता है, तो आप क्या लिख दोगे, एलएन इज इक्वल टू 2.303 लॉग, और इसमें आप सॉल्व करोगे। तो देखिए ध्यान से, जब आप लिखोगे ना, अभी इन्होंने एक स्टेप गायब किया है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, हाँ देखिए इसी के आगे मैं लिख दे रही हूं, अगर आप इसको लिखो किसके फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट सेल माइनस, देखिए एलएन हमको किस में कन्वर्ट करना है, लॉग में, किस में कन्वर्ट करना है, लॉग में, तो ये जाएगा 2.303 आरटी अपॉन एन लिख देती हूँ, एन एफ लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या एन ना आप एन ही लिखो, एन आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का आयन अपॉन रिएक्टेंट का आयन, आप इससे काम करोगे आपका काम हो जाएगा। अब आपको पता है, अगर आपसे कह दे कि आपका 298 केल्विन है, कितना है, 298 केल्विन है, तो आपको साफ साफ पता है कि देखिए मैं कलर चेंज करूंगी, आपको साफ साफ पता है टी भी आपका क्या हो गया, 298 केल्विन कांस्टेंट, आर आपका कांस्टेंट है ही, एफ आपका कांस्टेंट है, एफ क्या है, कांस्टेंट। जब आप इन तीनों को सॉल्व करोगे, इन तीनों को गए, और 2.303 भी क्या है, कांस्टेंट है, जब आप एन को छोड़ दीजिए और सबको आप देखिए, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका डाटा निकल करके आएगा 0.059। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे कोई कैलकुलेशन नहीं करना एग्जाम में, 0.059 ये डाटा आपका निकल करके आएगा। तो अब क्या किया इन्होंने, इसकी जगह पे पुट कर दिया किसको, देखिएगा ई सेल, ई नॉट सेल, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या पुट कर दिया, 0.059 टू लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपकी हो गई नर्स्ट इक्वेशन, और जिसको न्यूमेरिकल लगाना है भैया वो ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसको आप यूज करेंगे, क्यों, आप लिखना ऐसे ही, नो डाउट ऐसे ही लिखना, बट अगर न्यूमेरिकल लगाना हो तो उस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप पे कूद जाना, आपका नंबर नहीं कटेगा, पक्का नहीं कटेगा, और आपका न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वरना तो तुम अगर बैठ करके ना एग्जाम में ये और ये सभी कैलकुलेट करने लगे, तुम्हारा आंसर उल्टा सीधा आ जाएगा, गलत आ जाएगा, और आप पक्का पछताओगे, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका जो कंटेंट है बेकार हो जाएगा। तो आपको ये काम नहीं करना, ओके। चलिए ये हो गई आपकी बात। तो अब देखिए यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इन्होंने कहा है कि हमको अगर लिखना है, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से समझा दे रही हूँ,
देखिए समझा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा है ये आपकी सेल रिएक्शन दी हुई है और इसका आपको लिखना है नर्स्ट इक्वेशन। तो पहली बात तो दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपसे क्या कहा, ये क्या है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे कभी कभी कहता है कि आप रिएक्शन लिखो, क्या लिखो, रिएक्शन, ये पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा आपसे कहता है नर्स्ट इक्वेशन लिखो, क्या लिखो, नर्स्ट इक्वेशन। तो बात करें अगर हम रिएक्शन की, तो मैं पहले रिएक्शन लिखूंगी। रिएक्शन आपको देखना है, ध्यान से देखिए, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एनोड वाली रिएक्शन है और ये आपकी क्या है, कैथोड वाली रिएक्शन, मैंने आपको पहले ही बता रखा था। ओके, अब देखिए रिएक्शन लिखना है तो आपको पता है निकेल आएगा रिएक्टेंट में, फिर कौन आएगा, एजी आएगा प्लस, क्योंकि देखिए ये दोनों लोग रिएक्टेंट में थे, एरो आप बनाओगे किसमें बदल जाएगा, निकेल +2 में और एजी में। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, आपकी ये रिएक्शन हो गई। बात करते थोड़ा बैलेंसिंग, सॉलिड यहाँ दिया ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक्वस दिया है, ये भी, ये सॉलिड दिया है और ये भी आपको क्या दिया, एक्वस। जो दिया है वो स्टेट मेंशन कर दीजिएगा और थोड़ा सा एक काम और कर दीजिएगा, बैलेंस कर दीजिएगा। तो बैलेंस की बात करें तो निकेल और निकेल तो बैलेंस है, लेकिन सिल्वर में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की डिस्टर्बेंस है, तो यहाँ भी 2 कर दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, आपको पता है, और यहाँ भी 2 कर दीजिए, तो एकदम आसानी से आपका काम क्या हो जाएगा। ये तो हो गई भैया सेल रिएक्शन की बात। अब बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। तो अगर हम लोग बात करें नर्स्ट इक्वेशन की, तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, अभी मैंने बताया था ई सेल, देखिए जैसे मैं लिख रही हूं लिखते जाइए, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, आप ये वाला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, RT अपॉन NF और लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिए, ये तो आपने लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने ln के फॉर्म में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा n, क्या देखना पड़ेगा, n। तो आप ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में भी बताया था मैंने, n कितना निकल के आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया था ना, तो n की वैल्यू 2 कर देंगे हम, क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। रही बात प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अब आपको देखना है जो आयनिक फॉर्म, जो आयंस के फॉर्म में हो। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, यही तो था रिएक्शन लिखने पे, तो ये प्रोडक्ट हो गया, मतलब कि दिस इज निकेल +2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और रिएक्टेंट में आपका क्या है, Ag+2, क्या है, Ag+1। लेकिन भैया आपने इसको बैलेंस किया था तो आपका एक कोफिशिएंट आया था, क्या किया था आपने, बैलेंस किया था तो एक कोफिशिएंट आया था, वो कोफिशिएंट यहाँ पावर में जाता है, किसमें जाता है, पावर में। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कोफिशिएंट आपका पावर में आता है, तो ध्यान से देखिए क्या यही लिखा है, एकदम देखिए आराम से, बस मैंने लॉग के फॉर्म में चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं, RT/2F हो गया, ln निकेल और देखिए Ag+2 पावर में है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल बहुत तगड़ा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं इसके, तो थोड़ा सा आपको कंटेंट जानना है। एक आपने और ये टॉपिक दिया है, उसको भी मैं क्लियर करके एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। फॉर अ जनरल रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन दी हुई है, आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन लिखना है, तो इस जनरल रिएक्शन का क्या निकालिए, ई नॉट सेल, फिर माइनस n आपको निकालना है ln Q। Q क्या था, रिएक्शन कोसेंट, अगर इक्विलिब्रियम जिसने पढ़ा हो वो रिएक्शन कोसेंट था, रिएक्शन कोसेंट का फॉर्मूला भी क्या था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो सेम देखिए, प्रोडक्ट क्या है आपका, C है, मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ, ओके, मैं क्या लिख रही हूँ, ln वाला फॉर्म लिख रही हूँ और आप एक लिख लेना। देखो प्रोडक्ट क्या है, C की पावर कोफिशिएंट वही होगा, D की पावर क्या है, कोफिशिएंट स्मॉल d है, और ध्यान से देखिए A की पावर क्या है, स्मॉल a है, और B की पावर क्या है, स्मॉल b है। कोफिशिएंट आपको पावर में ले जाना है, ये बात इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन। तो कभी कभी आपसे सीधे एमसीक्यू में भी पूछ लेता है। तो भैया देखो एक बात बोलूं, पूरे साल तो आप पढ़ाए हो बहुत हाई हाई, है ना, मेरे ख्याल से आप लोग पूरे साल बहुत पढ़े हो, सब सारे प्लेटफॉर्मों से पढ़ के आ गए हो, बहुत थके हो, लेकिन अब नहीं क्लियर हो रहा है, मुझे पता है। तो एक काम करो, जिसका क्लियर है वो तो भैया क्लियर है, लेकिन जिसका नहीं क्लियर हो मेरी बात मान ले, इतने से आपका बोर्ड में काम हो जाएगा। फिर जिनको नीट IIT करना, पक्का मैं लेक्चर लाऊंगी और आप पढ़िएगा, और आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर दूंगी, बट एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही गाइड करूँ। वैसे तो हायर बहुत है, लेकिन आपका हायर से कोई सिलेक्शन होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो लाखों करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे होते, उसमें से 10-15 बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, सीधी सी बात है ना। स्ट्रैटेजी आप लखनऊ का ले लो, कम से कम लाखों बच्चे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी यही होती है कि नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं। वही रीजन है भैया, वही रीजन है। तो रीजन यही कि आप पहले अपने आप को समझो कि आपको क्या करना है ना। चलिए, ये हो गई आपकी नर्स्ट इक्वेशन। एक न्यूमेरिकल देखिए लगाया है, ई नॉट सेल आपको दे रखा है, नर्स्ट इक्वेशन आप लिखोगे आसानी से, आपको पता है। यहाँ पे देख लो प्रोडक्ट क्या है, Mg+2, सही, Ag की पावर 2 लगा दिया, कंसंट्रेशन दिया है लॉग। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम लॉग नहीं सॉल्व होता है, तो पहली बात तो बोर्ड वाले मेरी बात ध्यान सुने, मैं यहाँ पे लॉग इसलिए सॉल्व नहीं करा रही हूँ कि बोर्ड में जब कभी आपका पेपर ऐसा आता है तो लॉग की वैल्यू दे रखी होती है,
लॉग आपको गिवन होगा, इसलिए ज्यादा दिमाग खराब करने की अभी जरूरत नहीं है, जितना आपको आ रहा है वो उतना पढ़ लो। याद रखिएगा लॉग की वैल्यू आपको दे रखा होगा, तो इसलिए अभी दिमाग मत खराब करना आप लोग। हाँ एक चीज और है, थोड़ा सा याद कर लो, जैसे लॉग 10 1 होता है, अगर मैं कहूँ लॉग 100 तो ये आपको पता होना चाहिए 100 जितने जीरो है उतनी वैल्यू 2, 1000 में 3 तो 3, इतना तो याद ही कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। लॉग 2 की वैल्यू थोड़ा सा याद कर लो, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो थोड़ा सा कर लो वरना लॉग आपको गिवन होता है। तो ये आपके नर्स्ट इक्वेशन का मतलब टॉपिक कवर हो गया है। इसके बाद फिर से हम लोग बात करेंगे किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स्ट इक्वेशन का क्या रिलेशन है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, और उसमें गिब्स एनर्जी भी होगी, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। और जो आपने नहीं देखा है 3-4 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, उनको आप लोग फटाफट पढ़ डालो। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।